आपका शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम आपका चैप्टर 12 पदार्थ इसकी रीडिंग कर रहे थे। आप अपनी बुक में पेज नंबर 69 खोलें। चलिए अभी आगे वाला टॉपिक करते हैं, विलयता यानी सॉलिबिलिटी। कुछ ठोस पदार्थ द्रवों में घुल जाते हैं, यानी सॉलिड मैटर जो होता है वो लिक्विड में मिल जाता है। ऐसे पदार्थों को विलय कहते हैं। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम विलय कहते हैं। पदार्थों का यह गुण विलयता कहलाता है, और जो पदार्थ होते हैं उनका ये गुण जो होता है इसको विलयता कहते हैं। जिस द्रव में पदार्थ घुलता है उसे विलयक कहते हैं, और जिस द्रव में यानी लिक्विड में हम सॉलिड को मिक्स करते हैं उसको विलयक कहते हैं। विलय और विलयक के घोल को विलयन कहते हैं, यानी कि जो मिक्सचर बना उसको हम विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ ये पिक्चर देखिए, हम कांच के एक ग्लास में पानी भरते हैं तथा उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ दाने डालते हैं। ये दाने पड़े हुए हैं। इसके पश्चात कुछ देर पानी को रखकर छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट के जो दाने थे ना, वहाँ पर पानी धीरे धीरे लाल हो जाता है, और कुछ देर बाद ये जो पानी होता है पूरी तरह से लाल हो जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है इस प्रयोग से? इस प्रयोग में पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो विलय है और पानी विलयक है, और ये जो दोनों चीज मिक्स हुई हैं इसको हम विलयन कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या विलयन में घुले पदार्थ को पुनः अलग कर सकते हैं? तो इसके लिए हम एक और प्रयोग कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, एक कटोरे में हम पानी लेते हैं और उसमें 4 चम्मच आप चीनी मिला दीजिए, उसको हिला दीजिए, तो आप क्या पाएंगे, चीनी उसमें मिक्स हो जाती है। अब उस कटोरे में जो पानी था ना उसको आप गर्म करने रख दीजिए। जब आप उस पानी को गर्म करेंगे तो क्या देखेंगे, पानी भाप बन के उड़ जाता है, और उसको तब तक गर्म कीजिए जब तक पूरा पानी वाष्प या भाप बन के उड़ ना जाए। उसके बाद बंद कर दीजिए। फिर आप क्या पाएंगे, कटोरे में जो नीचे तली है उसमें चीनी लगी हुई है, यानी कि हम उसको अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ विलयनों में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिला होता है तथा कुछ द्रवों में गैस भी घुली रहती है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक ले लिया या फिर सोडा वाटर की बोतल, आप जैसे ही खोलते हैं ना उसमें कुछ बुलबुले निकलते हैं, तो ये बुलबुले जो होते हैं ना वो ये पानी में मिली हुई गैस होती है। इसी तरह हवा भी पानी में घुलनशील होती है। इसका एग्जाम्पल है मछलियाँ। मछलियाँ पानी में रहती हैं और वो इसी तरह से सांस लेती हैं। इसके विपरीत कुछ पदार्थ पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, यानी कि पानी में नहीं मिलते हैं, जैसे मोम एवं पेंट केरोसिन में घुल जाते हैं। पेंट केरोसिन व पेट्रोल में घुल जाता है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, यानी कि जो कोई भी आपकी वस्तु है उसका कैसे स्टेट चेंज होता है। कोई कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक अवस्थाओं में भी होता है। जैसे कि हमने पानी देखा, बर्फ यानी लिक्विड में मिल जाएगा, जल यानी लिक्विड में मिल जाता है, और वाष्प यानी गैस के फॉर्म में हमें पानी मिल जाता है। एक ही पदार्थ जल की 3 अवस्थाएं हैं। बर्फ को जब गर्म किया जाता है तो इसके अणु ऊर्जा मिलते ही स्वतंत्र हो जाते हैं, है ना। यानी बर्फ जो होती है वो ठोस होती है, उसके इंटरस्पेस मॉलिक्यूल जो होता है ना वो बहुत कसके एक दूसरे से बंधे होते हैं। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये पिघल जाता है और इनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है। अणुओं के बीच का स्थान और अधिक बढ़ने पर ठोस अवस्था द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो ये अणु, जब ये जो ठोस है बर्फ, इसको जब गर्म किया तो इसके अणु क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं और ये लिक्विड स्टेट में आ जाती है, यानी द्रव बन जाती है। जल को अत्यधिक गर्म करने पर उनके अणुओं के बीच स्थान और बढ़ जाता है तथा उनको और अधिक ऊर्जा मिल जाती है। फलस्वरूप द्रव के अणु जल वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। और अगर हम ये उसको और ज़्यादा ऐसे ही गर्म करते रहेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये जो बर्फ है जो कि लिक्विड बनी, द्रव बने, और वो उसके बाद क्या हो जाएगी, भाप बन के उड़ जाएगा। अब जानते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था कुछ समय के लिए परिवर्तित होकर फिर वही अवस्था पुनः आ जाती है, यानी कि ऐसा चेंज जो जिसमें चेंज तो हो रहा है लेकिन फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, उसको हम भौतिक या फिर फिजिकल चेंज कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जैसे मोम का पिघलना। जब मोम पिघलती है तो हमें मोम पिघली हुई अलग मिल जाती है, और हम चाहें तो उसको दोबारा से एक मोम बना सकते हैं, ठीक है। जल का जल वाष्प व बर्फ में परिवर्तित होना आदि ये सभी फिजिकल चेंजेस हैं, यानी कि अपने रूप में दोबारा वापस आ जाते हैं। अब जानते हैं
वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था को पूर्ण रूप से बदलकर एक नए पदार्थ का निर्माण हो। यानी कि कोई भी चीज जो है जिसका रूप बदल गया तो वो फिर दोबारा अपने पुराने रूप में नहीं आ पाती है, उसको हम रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है कागज का जलना। आपने कागज लिया, उसको जला दिया, तो क्या बच्चों जो हमने कागज जलाया उसको हम वापस कागज बना सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। तो ये कैसा चेंज है? रासायनिक चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जमना, क्या हम दही को दोबारा दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये कैसे चेंज है बेटा? रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अब जानते हैं आयतन यानी वॉल्यूम। तो आपने कोई भी पदार्थ देखा है ना, वो क्या करता है? अपना स्थान घेरता है ना। और जब कोई भी वस्तु अपनी जगह घेरती है तो हम उसको आयतन यानी वॉल्यूम कहते हैं। पदार्थ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिशाओं में स्थान घेरता है। तो बच्चों किसी पदार्थ का आयतन निकालने के लिए हमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही पता होनी चाहिए। और वॉल्यूम निकालने का ये एक फॉर्मूला है, देखिए, आयतन इज इक्वल टू लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है। अब जानते हैं सहित और भार, अमाउंट एंड वेट। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु की सहित यानी उसके अमाउंट से कहते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये हम सभी जानते हैं। और ऐसा क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल को इसका भार कहते हैं, यानी कि उसका वेट। दैनिक जीवन में हम भार शब्द को सहित के अर्थ में प्रयोग करते हैं, किंतु वैज्ञानिक रूप में सहित और भार में अंतर है। अब जानते हैं इनमें क्या अंतर है। कोई वस्तु पदार्थ की जितनी मात्रा से बनी है वह स्थान बदलने से नहीं बदलती। बच्चों इस लाइन में ये कहा गया है कि कोई भी वस्तु, आपके पास कोई भी वस्तु हो, उसका जो है उसकी मात्रा जो है वो सेम रहेगी, चाहे आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं। ठीक है। वहीं जो भार होता है, किसी भी वस्तु का जो वेट होता है गुरुत्व के बदलने पर बदल जाता है, यानी कि ग्रेविटी हमारे पूरे अर्थ पर एक समान नहीं है, अलग अलग है। तो अगर ग्रेविटी में चेंज आ रहा है तो कोई भी वस्तु जो है उसका वेट यानी भार, उसमें भी चेंज हमें पता चलेगा। ठीक है। अतः विभिन्न स्थानों पर किसी वस्तु का भार भिन्न होगा किंतु सहित समान रहेगी, यानी कि अमाउंट सेम रहेगा। अब दुनिया भर में कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो वेट है, भार है, वो अलग अलग हो जाएगा। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण पर यानी ग्रेविटी पर। चंद्रमा पर आपका भार पृथ्वी पर आपके भार का 1/6 भाग होगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी पे जो जितनी ग्रेविटी है चंद्रमा पर उसकी 1/6 है। चलिए अब जानते हैं घनत्व यानी डेंसिटी के बारे में। किसी पदार्थ का भार यानी उसका वेट, हल्कापन या मोटाई उसका घनत्व कहलाता है। कोई भी सब्सटेंस है वो कितना भारी है, कितना हल्का है या कितना मोटा है, इससे क्या पता चलता है? उसका घनत्व यानी डेंसिटी। किसी पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ के भार एवं आयतन का अनुपात होता है। चीनी की तुलना में लोहे का घनत्व अधिक होता है। चीनी की तुलना में लोहा जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और इसका कारण है लोहे के अणु चीनी के अणुओं से अधिक संकुलित होते हैं, यानी कि और भी ज्यादा क्लोजली अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। और हम घनत्व कैसे निकालते हैं? भार अपॉन आयतन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको समझने की कोशिश करें, और आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।